हम EMRS स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की लगभग थ्योरी कवर कर ली है, अभी हम NEP कवर कर रहे हैं और साथ के साथ आपके मैथ सब्जेक्ट हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, इन सभी की जो है प्रैक्टिस सेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं और लगभग बहुत सी वीडियो इन पे कवर हो गई है। ठीक है, आपके सभी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम ना एग्जाम के लिए NEP देख रहे हैं और NEP से किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक वीडियो मैंने पहले आपको बना दी है। ठीक है, अब ये सेकंड वीडियो आ रही है NEP की। अभी मैं सिर्फ आपको स्टोरी टाइप से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी आपके मन में तैयार हो जाए माइंड में, जिससे आप ना खुद भी पढ़ सको यदि पढ़ना चाहो तो, और जब आप डिटेल वाली वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ना, हम इस टाइप से भी डिस्कस करते चलेंगे कि क्वेश्चंस आपके किस किस टाइप से बन सकते हैं। तो पिछली नीतियां के बारे में बिल्कुल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पिछली नीतियां कब स्टार्ट हुई थी, है ना। तो देखते हैं हम शिक्षा पर पिछली नीतियों पर जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। मतलब जो पिछली नीतियां थी ना, सिर्फ शिक्षा के मुद्दों तक था कि किसी ने मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने 12th कर लिया, बस यहां तक थी बात। ठीक है, लेकिन कुछ सीखने पे नहीं था, सिर्फ डिग्री ले लिया, रट के पास हो गए चीजों को, बस इस पे जोर था। लेकिन अभी की जो शिक्षा नीति है, अभी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो रटंत पे कम और आपको बिजनेस प्रोफाइल वाली काम है ना, उन पे या एक्टिविटी कहें हम, उन पे ज्यादा जोर दे रहा है और रटने को कम और फैक्ट को ज्यादा लेके आया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, वो रटने पे कम है, जोर देगी और आपको फैक्ट वाइज चीजों को समझाने की ज्यादा कोशिश करेगी। जैसे कि मान के चलिए आप मैथ्स में पढ़ते हो ना कि ये होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, और इसके नेगेटिव चीजें भी बताई जाएगी आपको। मतलब कि घुमा फिरा के चीजों को आपको बताया जाएगा कि यदि ऐसा होता तो क्या होता, चीजें कैसी होती। ठीक है, कि मान के चलिए यदि चंद्रमा में हम बात करें, साइंस की बात करें, यदि चंद्रमा में जीवन संभव होता तो क्या होता वहां पे, इस टाइप से बात करेंगे हम, वहां पे बात हो रही होगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मतलब फैक्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ना कि आपको बता दिया जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, इसको रट लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, तो इस चीज पे कम जोर दिया जाएगा, एग्जाम पे आपका कम जोर दिया जाएगा। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रहेगी आपकी, इसमें एग्जाम लेने पे कम जोर, और इसमें सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो आप। जब आपकी मार्कशीट जो बनेगी ना, इस बार अभी की जो मार्कशीट बनेगी, वहां पे स्टूडेंट खुद का बताएगा कि मैं जो है कॉन्फिडेंस में कैसा रहा, अनुशासन में कैसा रहा, वो खुद भी नंबर देगा, टीचर्स भी उस पर नंबर देंगे और उसके मित्रगण जो स्टूडेंट होंगे उसकी क्लास में, वो भी उस पर नंबर देंगे। तो अब जो नंबर होगा ना, कि आपको दिखाने के लिए नहीं रहेगा कि मेरे इतने परसेंट बने, मेरे इतने परसेंट बने, अब वो आपका एक पोर्टफोलियो दर्शाएगा कि आप इस चीज में कैसे हो, आप खेल कूद में कैसे हो, ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हो, आउट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप अनुशासन में कैसे हो। तो ये हर चीज पे, हर एस्पेक्ट्स पे, हर पहलुओं पे NEP जो है विकास कर रहा होगा बच्चों का। कि मान के चलिए कोई बच्चे की रुचि खेलने पे है, उसकी पढ़ने पे रुचि ज्यादा नहीं है, तो वो खेलेगा, ठीक है, खेलेगा, और उसके साथ में उसकी ऐसी रुचि डेवलप करी जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा आज भी है, पर पूरी तरीके से इस पे जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें बाल केंद्रित रहेगी। जैसे कि अभी की कंडीशन में मैं बताऊं, आप क्या करते थे, आपको साइंस लेना है, मान के चलिए आपको साइंस लेना है, तो आप क्या करोगे, साइंस सब्जेक्ट ले लोगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसका मन जो है हिस्ट्री पढ़ने का भी है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है कि अब जो है, पहले बांट दिया जाता था कि ये आर्ट वाले हो गए, ये कॉमर्स वाले हो गए, ये साइंस वाले हो गए, ठीक है, अब ऐसा नहीं रहेगा। यदि कोई साइंस वाला है तो वो हिस्ट्री भी ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, चाहे तो बायो भी ले सकता है, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकता है। सिर्फ 12th अकेले में नहीं, वो ग्रेजुएशन में भी ले सकता है, ठीक है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तब भी ले सकता है। तो इस चीजों से चीजें चलेगी। मतलब अब जो है प्रोफेशनल वाली डिग्रियां ज्यादा रहेंगी। अब जैसे पहले क्या होता था, आपका जो है पहले
अभी की भी कंडीशन बता दूं, जैसे कोई दर्जी हो गया, ठीक है, कोई बढ़ई हो गया, तो इनको क्या करते हैं लोग निजी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अभी की कंडीशन में इसके भी कोर्स कराए जाएंगे कि यदि किसी का दर्जी में है, सिलाई में है, सिलाई सीखना है उसे, या किसी को डांस सीखना है, किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को मान के चलिए कारपेंटर वाला काम हो गया, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई को सिलाई करना है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे चीजें सिखाई जाएंगी। कंप्यूटर का नॉलेज, यदि कोडिंग की बात करें, कोडिंग वो अभी से ही सीखने लगेगा, 6-7 क्लास से ही। तो ये सारी चीजें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है बिल्कुल कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका किस पे जोर देता है, तो वहां पे कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीजें कर सकता है, ले सकता है, ठीक है, या फिर वहां पे दे दिए कि उसको हिस्ट्री ही लेना पड़ेगा केवल। और मैंने आपको बता दिया यदि केवल आ गया कहीं पे, या ही आ गया, ठीक है, या ऐसा आ गया कि सिर्फ छात्र ही जो है दर्जी कह सकते हैं हम सिलाई कर सकते हैं, या फिर हमने कहे कि वो कारपेंटर वाला काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर किसी को केवल आ गया ना तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, केवल छात्र ही कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही कर सकती, केवल लड़के ही कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल आप रॉन्ग मान सकते हो, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन जब डिस्कस करता हूं तो वहां पे हर चीज में आपको बताते चलता हूं साथ के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है आपकी जो पहली शिक्षा नीति थी ना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 एनपी 1986-92 में संशोधित किया गया था कि अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया। मतलब पहले की शिक्षा नीति जो थी उस पर बहुत सवाल उठाए जाते थे, ठीक है, और इसको जो है विदेशी जो नीतियां हैं ना उससे कंपेयर किया जाता था कि देखो वहां की शिक्षा नीति कैसी है। जैसे कई देश ऐसे हैं जहां पे, जैसे मैं बता रहा हूं ना, जो दर्जी का काम कर रहा है, जो सिलाई का काम कर रहा है, जो कारपेंटर का काम कर रहा है, जो पेंटिंग का काम कर रहा है, सभी को एक दर्जा दिया जाता है। कि ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे अलग ऊंची दृष्टि से देखा जाएगा, डॉक्टर है तो अलग ऊंची दृष्टि से, नहीं, सभी को इक्वली देखा जाता है, क्योंकि आप जो है इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो अपनी स्टडी के दौरान। तो ये होता है जिससे भेदभाव भी कम हो जाता है ना। तो ये चीज जो है लागू करने की फुल कोशिश की गई है। और जैसे पहले क्या होता था कि 3% जीडीपी के आसपास खर्च किया जाता था शिक्षा में, लेकिन अब दुगनी 6% जीडीपी खर्च की जाएगी अपनी शिक्षा में। तो आप देख सकते हो कि दुगनी मतलब अभी की जिस कंडीशन में आप देखते हो जो फैसिलिटियां हैं वो उससे दुगनी फैसिलिटियां अब आपको हर स्कूल में देखने को मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार से होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस नीति के आधार सिद्धांत। इस नीति का आधार सिद्धांत क्या है? तो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, ठीक है। अच्छे इंसान बनेंगे तो वो देश के लिए भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि यदि अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो बाद में वो क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कोई अच्छा इंसान नहीं है, कोई डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो अच्छा काम हुआ, ये देश के लिए भी खतरा है, ठीक है। तो इस शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य देखिए, कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, जैसे हम कोई भी करिकुलम बनाएं तो सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि जब वो इस चीज को कंप्लीट कर चुके हों तो क्या उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। इसलिए एक उद्देश्य रहना बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्लान बना रहे हो, आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो उसका भी उद्देश्य होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। जैसे कि तर्क संगत मैंने बताया ना, जो तार्किक रूप से सोचता है उसके हर सब्जेक्ट हर पहलू में वो अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं लोग, तो ये सही भी बात है। तो इसलिए जो है तर्क संगत विचारों पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि रटंत विद्या पे जोर दिया गया। अब जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ताजमहल, ये तो पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ये आगरा में है, ठीक है, ये चीजें तो है, पर यहाँ पे ये भी फैक्ट बताया जाए कि वहां पे मतलब ऐसी सोच कैसे डेवलप हो गई, इतने कि ऐसी बिल्डिंग बनाई गई जो आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस बारे में कैसे हो सकता है ये चीजें, ठीक है, कि यदि मान के चलिए पृथ्वी जो है जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में ना घूम के वो दूसरी दिशा में घूमती, या फिर उसका एंगल जितने एंगल में वो झुकी हुई है यदि उतने एंगल में नहीं झुक के वो सीधी होती, स्ट्रेट होती, तो क्या होता। तो इस तरीके से फैक्ट वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा सिखाए जाएंगे, जिससे आपके लिए वो बेहतर हो सके और आपके जो है हर पहलू पे
जोर दे सके, हर पहलू को इम्प्रूवमेंट कर सके, इसलिए इन चीज़ों को लाया गया है। अब जो है जिसमें करुणा भी हो, सहानुभूति भी हो, ठीक है। सहानुभूति का मतलब, सहानुभूति करुणा का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई दोस्त है, ठीक है, उसको अभी आपको इवैल्यूएशन करना है और उसकी जो मार्कशीट में आपके दिए गए अंक होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरों में दया की भावना कहें हम, इस प्रकार से भी लें, और इस प्रकार से तो जो है असेसमेंट जो है उनका बेहतर तरीके से तभी हो जाएगा जब रियलिटी चीज उनकी लिखी जाए। ऐसा नहीं कि वो दोस्त है तो कुछ भी लिख दिए वहां पे, अच्छे ग्रेड दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करुणा का मतलब है यहाँ पे कि दया की भावना, जैसे कोई दीनहीन व्यक्ति है या कोई विशिष्ट बालक है जो किसी रूप से कमजोर है, तो उसको करुणा दया भी दिखाई जाए उस पर, मतलब दया ऐसी कि उसको एहसास ना हो इस चीज का कि मुझे एक मतलब पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ना हो, बल्कि हम मान के चलिए जिससे चलते नहीं बनता, जो व्हील चेयर में चलता है, तो उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि घर से लेके स्कूल तक उसको साथ में लेके आए, ठीक है, उसके साथ सहानुभूति दिखाएं, अपना साहस उत्पन्न हो उनका किसी भी काम को करने में। जैसे कोई क्वेश्चन है तो वो पहले ही नहीं, ये तो मुझसे बन ही नहीं पाएगा, तो ऐसी भावना को दूर करके उनमें साहस भरा जाए कि बिल्कुल आप भी कर सकते हो और इस क्लास का हर एक स्टूडेंट कर सकता है इस काम को, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को आप अंदर उनके इंप्रूवमेंट कर सकते हो हर पहलू पे। आप सुनते हो ना कि जो है विकास जो है उनके हर एस्पेक्ट में, हर पहलुओं पे विकास होना चाहिए। शारीरिक तो हो ही रहा है उनका, पर मानसिक जो है, कॉग्निटिव कहें हम या फिर भावात्मक रूप से कहें, ठीक है, कार्यात्मक रूप से हर पहलू में उनका विकास होना चाहिए, ठीक है। लचीलापन, लचीलापन मतलब देखिए, लचीलापन से मैं यदि बताऊं कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है, ठीक है, तो बच्चों में लचीलापन भी लाना, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई रूढ़िवादी ना बन जाए, उनके मन में ऐसा ना हो जाए कि कोई, जैसे पारंपरिक चीजें भी होती हैं ना हमारी, कि समाज ने एक चीज बना दी कि जो है कोई ऐसी चीज बना दी जिससे उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और गलत इफेक्ट पड़ रहा है। कैसा गलत? मान के चलिए कि ग्रहण के दिन जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब स्कूल ना जाए उस दिन इंसान, स्कूल तो लग ही रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको समझाया जाए कि ग्रहण कैसे लगता है, क्या कंडीशन है इसकी, इस चीज की, ठीक है। या फिर कुछ रूढ़िवादी हैं कि जैसे निर्जीव जो जंतु हैं जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनकी हत्या करना, तो इस चीज पर भी जो है हम लचीलेपन से क्या कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे संविधान है हमारा, कभी भी संशोधन हो जाता है, वैसे ही उनके विचारों में भी संशोधन करना, यही है लचीलापन। और इम्प्रूवमेंट होना हर चीज में, मतलब ऐसा नहीं कि लचीलेपन में जो कोई काम अच्छा था और उसमें बुराई ऐड कर देना, ऐसा नहीं, उसमें हर दिन इम्प्रूवमेंट होना, यही जो है शिक्षा नीति का आधार है, सिद्धांत है। वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न होना, जो मैंने आपको पहले ही बताया, साइंस वाले एग्जाम्पल से बताया। रचनात्मक, कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति कब बनेगी, जब वो चीजों को सोचेगा, तार्किक रूप में सोचेगा, तब उसके अंदर कल्पना बढ़ेगी और वो क्वेश्चंस भी करेगा अपने शिक्षक से। नैतिक मूल्य आधार हो, इसके उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना जो कि अपने संविधान द्वारा परिकलित, समावेशी, समावेशी मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी मतलब हर प्रकार के बच्चों को एक छत के नीचे एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, हर प्रकार के, वो किसी भी जाति से हो, वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, तो हर बच्चों को एक ही क्लास में बिठाल के शिक्षा प्रदान करना, यही समावेशी मतलब होता है। बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से, मतलब समावेशी मतलब हर प्रकार के जाति के, धर्म के जो है आपके समाज में रहें, तो इस प्रकार का समाज का निर्माण जो है बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए शिक्षा नीति इसमें योगदान दे रही है। नई शिक्षा नीति में हर चीजों पे जो है बात करी गई है कि हर पहलू में बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सके। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, जहां तक एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है। जैसे मैंने बताया था ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, यहाँ पे, ठीक है, आप उससे रिलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एक वीडियो में NEP की जो बनाया था, आप वहां से रिलेट कर सकते हो इन चीजों को, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। अब विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध करवाना मतलब वो हर प्रकार की चीजें यदि सीखना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो सिलाई का काम
ठीक है, कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर में कोडिंग सीखना चाहता है, अपनी रुचि के हिसाब से वो बहुत सी चीजें सीख सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपका कि यदि बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट एक चीजों में ना होके 2 से 3 चीजों में है, तो क्या ये समस्या होगी? तो क्या ये बच्चों के लिए समस्या होगी? ठीक है, इसके साधन उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल है। थर्ड ऑप्शन हो गया आपका, ये कारगर साबित होगी, ये बहुत अच्छी चीज है। और फोर्थ ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं है ऐसा कुछ, या उपरोक्त सभी। तो वहां पे आप थर्ड नंबर ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे। ओके, तो इस टाइप से है कि ये जो है समस्या नहीं है आपका, ये अच्छी चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बात कही गई है कि जो मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहली बात है, देखिए शिक्षा प्रणाली हमारी, अब कुछ निजी संस्थान हो गए, जैसे व्यक्तिगत संस्थान की बात करें हम, वहां पे एक मनमानी फीस ली जाती है। जैसे कई स्कूल होंगे जहां पे साल की आप देखोगे 50,000 से लेके 1 लाख तक की फीस है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तक। तो यहाँ पे इस चीज पे भी एक मतलब जोर दिया गया है कि यदि एक पर्टिकुलर फीस डिसाइड कर दी जाएगी, कोई भी संस्थान है उसकी श्रेणी के आधार पे कि वो इससे ज्यादा, ये मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, इससे कम ले सकता है पर इससे ज्यादा नहीं ले सकता, जिससे वो अपनी मनमानी भी ना करें। ठीक है, और जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी भी ना हो कि वो अपनी अलग से चला रहे हैं कुछ। ठीक है, वो जो एनईपी रहेगी हमारी वो सभी जगह लागू होगी, निजी संस्थानों में भी और सरकारी संस्थानों में भी। अब हम देखते हैं, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। अब विशिष्ट क्षमताओं का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो है बहुत अच्छा हो किसी चीज में, ये भी शामिल है। विशिष्ट बालक मतलब आप समझते हो ना, विशिष्ट बालक का मतलब होता है कि किसी रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला कह सकें या मंद बुद्धि वाला, दोनों ही विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत किसी रूप से बच्चा विकलांग है तो वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है, और कोई बच्चा किसी रूप से मतलब क्लास में सबसे अच्छी बुद्धि वाला है तो उसे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, जैसे कि उनकी क्षमता, मान के चलिए किसी बच्चे की क्षमता है कि वो कंप्यूटर में बहुत अच्छी काम कर सकता है, बहुत अच्छा है वो कंप्यूटर में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी खेल में अच्छा है, तो उसकी स्वीकार किया जाए उस चीज को और बढ़ावा दिया जाए और इस चीज की पहचान भी की जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो आपने देखा होगा गांव में है, ठीक है, कुछ लोग आपके आस पड़ोस में होंगे, उनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी है पर दुनिया तक वो चीज नहीं आ पा रही है। तो इस चीज की पहचान करना है हमें कि ये बच्चा क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, ये बच्चा फुटबॉल में अच्छा हो सकता है, या ये बच्चा संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है, ये नृत्य में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस चीज की पहचान भी करना हमें, और पहचान कब होगी? जब हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे चीजों को। जैसे कि बहुत से कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, कार्यक्रम से ही पता चलता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनकी पहचान की जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे शर्माएंगे कि हमें नहीं करना है, पर उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, और उनके विकास हेतु प्रयास करना, और उनके विकास हेतु प्रयास करना मतलब उनका सर्वांगीण विकास करना हर एस्पेक्ट्स में, ठीक है। अब हर एस्पेक्ट्स का मतलब हर पहलुओं में, जैसे कि वो शिक्षा में तो अच्छे हों, पढ़ाई में तो अच्छे हों, लेकिन वो खेलकूद में भी अच्छे हों, यदि नहीं अच्छे हैं तो, ठीक है। वो बात करने में अच्छे नहीं है, इंट्रोवर्ट है, तो वो इंट्रोवर्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक्सट्रोवर्ट बनाने की भी कोशिश की जाए कि वो हर पहलू में उनका विकास हो, ठीक है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, तो ये चीज जो है मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, आप वहां से जाके इसको देख सकते हो, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें, ठीक है। लचीलापन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि शिक्षार्थी में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह से वे अपनी प्रतिभा रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। अब मान के चलिए
बच्चा हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है। मान के चलिए पहले उसे फुटबॉल में रुचि थी, लेकिन आगे चल के उसको क्रिकेट में रुचि हो जाती, तो ये लचीलापन हुआ कि उसने बदलाव कर लिया, जैसे संशोधन कर लिया। हम कहते हैं ना, हमारा संविधान जो है लचीला है, वहां पे हम संशोधन कर सकते हैं जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहें हम। तो वही है इस चीज में भी, कला विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। ठीक है, तो उनमें अलगाव नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमें अभी व्यवसायिक चीजों पे कम जोर दिया जाता है कि हमने सिर्फ शिक्षा ले ली, अब वो बाद में हमारे काम ही नहीं आने वाली। तो इस चीज पे ना एनईपी ने इस चीज को एंड करने की कोशिश की है, और जितनी जल्दी ये एनईपी लागू हो जाए उतना सही रहेगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस की बात करें, हम व्यवसायिक कोर्सों की बात करें, मान के चलिए कोई कंप्यूटर में अच्छा है, यदि वो पढ़ाई करता है और आगे कुछ नहीं हो पाता तो वो कंप्यूटर में कुछ आगे कर सकता है। मान के चलिए किसी ने कारपेंटर वाला काम को चूज किया, किसी ने बिल्डर वाला काम को चूज किया, ठीक है, तो किसने सिलाई वाले काम को चूज किया, तो वो भी उस चीज में आगे चल के बढ़ सकता है। ठीक है, अब सिलाई वाला काम ऐसा नहीं कि कपड़े सिलना, अब बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर है ना, फैशन डिजाइनर बोलने लगे हैं उन लोगों को। ठीक है, तो इस चीज को भी बड़ा औहदा देने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि ये कारपेंटर है, छोटी चीज हो गई, लेकिन ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो इनको जो है ज्यादा हम क्या करते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन जो बाहर विदेशों में ना सभी को इक्वली लेके चला जाता है, और उनके कोर्सों में भी ये चीजें शामिल होती हैं, तो उनमें अलगाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सभी ज्ञान की एकता, इसका मतलब यह है कि हर ज्ञान जो है एक हो। एकता मतलब इकट्ठा किया जाए, इकट्ठे को हम इंटीग्रेटेड कहते हैं ना, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की हम बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, बहुत से सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। जैसे साइंस सब्जेक्ट होता है, उसमें आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो, उसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई है कि उनमें सभी ज्ञान की एकता हो, उनमें अखंडता हो, को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान हो। तो सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, यदि किसी बच्चे की रुचि कला में है, लेकिन वो साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है उसने, तो उसको कला वाली चीजें भी उसको सिखाई जाएं। यदि वो रुचि ले रहा है, वो खेल में रुचि ले रहा है, जिस भी खेल में रुचि ले रहा है, तो उसको भी जो है शामिल किया जाए उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में। ओके, अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। तो इस चीज पे अब जोर नहीं दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब जो है, अब अभी की जो शिक्षा नीति है हमारी, वो आपकी रटंत पद्धति पे नहीं होगी, वो लॉजिकल तरीके से सीखने के लिए होगी। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा पे जोर नहीं दिया जाएगा कि इस बच्चे के इतने परसेंट हो गए। यहाँ पे इस चीज पे जोर दिया जाएगा कि उसको एक्सपीरियंस कितना है, चीजों का अनुभव कितना है, उसको क्या क्या चीजें आती हैं, इस चीज पे एवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटंत, मतलब अवधारणा, लॉजिकल तरीके से सोचना। ठीक है, हर चीज के फैक्ट पता होना। तो इस चीज की सोच जो कि मैंने आपको साइंस के एग्जांपल से बताया था ना पहले, उस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो। रचनात्मकता और तार्किक सोच। अब इसका मतलब क्या है, रचनात्मकता और तार्किक सोच। तार्किक सोच तो मैंने आपको बता दिया, लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम कह सकते हैं, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो रचनात्मक मतलब क्या होता है कि नए नए उसमें नवाचार उत्पन्न हो। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन वो कला में, पेंटिंग में भी अच्छा करना चाहता है, वो सिंगिंग भी अच्छी कर लेता है, तो जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए नई चीजें सीखने में। यदि वो चाहता है कि मैं सिंगिंग भी करूं, भले ही उसे मतलब उस टाइम में ना आती हो, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट करके सीख सकता है उस चीज को, तो यदि वो रुचि लेता है तो उनमें नवाचार की भावना विकसित करनी चाहिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस चीज पर पूरा बल दिया गया है। ठीक है, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य। अब संवैधानिक, नैतिकता की मतलब बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक जो चीजें हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाना। तो ये सब चीजें हैं जो कि अंदर बच्चों के हमें डालनी है, जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता,
शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन की बात करें हम, स्वतंत्रता की बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, बहुलतावाद की बात करें, ठीक है, समानता और न्याय की बात करें, हर चीज उन पे जो है, हर चीज में उनका विकास होना जरूरी है। अब बात करें हम समानता और न्याय, मतलब हर लोगों को वो एक सा देखें। ऐसा नहीं कि जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो उनके साथ ही पढ़ रहा है, या जो किसी रूप से विकलांग है, तो उनको वो हीन दृष्टि से देखे, ठीक है। तो उनमें भी जो बच्चे सामान्य हैं और विशिष्ट बालक हैं, दोनों में समानता देखी जाए। तो इस चीज पर एनईपी बल देता है। अब बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। अब बहुभाषिकता है ना, यहां पे जो है एक चीज पे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, कि जो यहाँ पे शिक्षा नीति है हमारी एनईपी, वहां पे कहा गया है कि जो 3 साल से लेके हम कह सकते हैं या पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी पे बल दिया जाए। यदि वो चाहे, कोई प्राइवेट संस्थान चाहे, कोई सरकारी संस्थान, वो अपने तरीके से उसको ले सकता है, लेकिन यदि उनको मातृभाषा में समझाया जाए तो वो अच्छे तरीके से रिलेट कर पाते हैं चीजों को। लेकिन ये दूसरे एस्पेक्ट में हम देखें कि कोई बच्चा मान के चलिए साउथ का है ना, तो उसे यदि साउथ की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, अब वो कुछ दिन बाद मान के चलिए सीजी में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, एमपी में आता है, तो उसको प्योर हिंदी पढ़ाई जाती है, या वो कहीं और चल जाए तो वहां पे इंग्लिश, बाहर चल जाए तो वहां पे इंग्लिश में शिक्षा दी जा रही है, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा और उससे बहुत ज्यादा समस्या जाएगी। तो हर एस्पेक्ट में सोच के इस चीज को हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें एक ही भाषा को लेकर चलना है, और ये एनईपी इस पे बल नहीं देती है। जिस चीज में जो है बच्चों को सहूलियत हो उस चीज पर बल देना चाहिए। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए आपका कि बहुभाषिकता जो है, ठीक है, बहुभाषिकता जो है, या ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि आपकी क्लास में बहुत सी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये क्लास के लिए समस्या उत्पन्न होगी, ये शिक्षक के लिए समस्या उत्पन्न होगी, या ये बहुत अच्छी चीज है ना, ये होना चाहिए, या फिर ये नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो 3rd नंबर ऑप्शन होगा ना, वो राइट ऑप्शन होगा कि बहुभाषिकता जो है समस्या नहीं है, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे ना हर लैंग्वेज को सीख रहे हैं। और हमारे जो अभी की भी हम बात करें शिक्षा जो नीति है हमारी, यहाँ भी हम जो बाहर की लैंग्वेज हुई या अदर लैंग्वेज हुई वो सीख सकते हैं, और अभी भी इस पर बल दिया गया है कि आप बहुभाषिकता को सीख सकते हो। यदि आप जर्मनी सीखना चाहो, आप फ्रेंच सीखना चाहो, जर्मन सीखना चाहो, फ्रेंच सीखना चाहो, आप जो है उर्दू सीखना चाहो, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहो बाहर की, आप सीख सकते हो, ओके। तो भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद कहें, सहयोग कहें, सामूहिक कार्य कहें, लचीलापन, इस चीज को मैंने समझा दिया। सामूहिक कार्य जैसे वाद विवाद हो गया, इसमें भी हर एस्पेक्ट में बात होती है। आपसी संवाद जिसे हम वाद विवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे बल दिया जा रहा है जो अभी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहां पे। अब नेक्स्ट है आपका सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, तो ये तो पहले भी इस पर बल दिया जाता है कि सतत मूल्यांकन बिल्कुल होना चाहिए, और आपके लेसन प्लान में भी ये चीजें झलकनी चाहिए कि उसमें इंक्लूड होना चाहिए कि बच्चों का जैसे ही आप चीजें पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी आपको करना जरूरी है। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है, ठीक है। जैसे कि कोचिंग संस्कृति की बात करें, आप देख रहे हो कि बिना कोचिंग के बच्चे कुछ भी एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं कर सकते। स्कूल तो जाते ही हैं लेकिन पूरे डिपेंड होते हैं वो कोचिंग पे। तो इस चीज पर भी बल कम होगा जब सतत मूल्यांकन होगा और परीक्षा पे वर्क नहीं किया जाएगा कि साल में कोई परीक्षा हो रही है उस पर यदि ध्यान ना देके बच्चों के मूल्यांकन पे ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, इस पे बल दिया जाएगा, ना कि उन पे वो रट रहे हैं चीजों को उन पर, ठीक है। तो इस चीज पे कम जोर दिया जाएगा। इस बार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, ठीक है। जो टेक्निकल चीजें हैं ना उन पे जोर दिया जाएगा। जैसे बाहर की हम बात करें अमेरिका में, वहां पे जो है बच्चों को बैग लेके नहीं जाना पड़ता। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पे उनको बैग लेके नहीं जाना पड़ता।
वो कंप्यूटर में ही उनकी चीज़ें लोड होती हैं, वहीं से वो ट्रांसफ़र करके अपने घर में ला सकते हैं उन्हीं चीज़ों को, वहीं वो इवेल्यूट करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके वहीं चीज़ों को करके फिर वो स्कूल जाते हैं, जिससे रुचि भी बढ़ती है उनको पढ़ने में। और जो बैग का वजन है, जो बैग का बोझ समझते हैं, ठीक है, समझने लगते हैं, तो उसको भी कम किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों के पास इतनी किताबें होती हैं कि बच्चे परेशान भी हो सकते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी किताबों को ले जाकर फिर हर सब्जेक्ट की उनकी कॉपी रहेगी। तो इस चीज़ को कम किया जा सकता है यदि हम तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दें। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन प्रबंधन में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले क्या होता था, एग्जाम कैसे होते थे, पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, लेकिन अब सीबीटी एग्जाम हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए हैं। तो वहां पे अब इस चीज को अपनाना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। भले ही हम कहें अध्ययन अध्यापन कार्य में, मतलब कोई बच्चे अध्ययन कर रहे हैं तो वो बुक को, इतनी बड़ी बुक को, इतनी मोटी बुक को ना पढ़ के वो टैबलेट हो गया, ठीक है, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, वहां से पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों पर जोर दिया जाए, है ना। सभी पाठ्यक्रम हो गए अपने, शिक्षण शास्त्र हो गया, और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक समवर्ती विषय है। मतलब कि विषय में जो है आपके नीति शास्त्र, नैतिक शिक्षा कहें हम, हर चीज हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो और वो जो है समस्या ना बने, आगे चल के बच्चे हर चीज को सीखें। अब नेक्स्ट है आपका, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, ठीक है। अब ये कैसा है कि सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, ठीक है। अब यहां पे इस चीज पे बल दिया जाता है, मान के चलिए कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे, 1 सेकेंड, हाँ, कई जो है आपके दायरे ऐसे हैं, ये चीज शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया था लेकिन फिर से बता देता हूं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे बिजली तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, स्कूल भी नहीं है वहां पे अच्छे, तो बच्चे क्या होता है, कुछ सीख नहीं पाते, है ना, और वो स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित नहीं होते क्योंकि बहुत दूर है स्कूल। तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि साथ जो बच्चे के दायरे हैं स्कूल के वो कम से कम हो, ठीक है, जिससे बच्चे वहां तक पहुंच सकें और समस्या ना हो, प्रेरित हो बच्चे जाने के लिए वहां। साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना या सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को, कुछ परिवार में, कुछ समाज में ये रूढ़िवादी बन चुकी है कि इस समाज के बच्चों को पढ़ने की जो है पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, या उनके परिवार की बन गई है कि आप, मतलब हम क्या करेंगे पढ़ के, हमें तो आगे चल के काम यहीं करना है। तो इस चीज को हटा के उनको प्रेरित किया जाए, समाज को प्रेरित किया जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए, उनके परिवार यदि नहीं मान रहे तो उनको प्रेरित किया जाए कि बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीजों पर भी ज्यादा बल दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा। तो प्रारंभिक देखभाल, बाल्यावस्था और देखभाल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा। अब जैसे पाठ्यक्रम में तालमेल कैसा होना चाहिए, मान के चलिए आपका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम करिकुलम हम कहें, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वो पिछली कक्षा से मिलता जुलता हो। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई चीज ला के रख दिए, अब कोई नई चीज पढ़ा रहे हो आप, जैसे आप मान के चलिए उनको रेशनल नंबर पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं, आप प्राकृत संख्या पढ़ा रहे हो, तो पहले आप संख्या का ज्ञान उन्हें हो पिछली कक्षा में, तभी तो वो प्राकृत संख्या को पढ़ पाएंगे, परिमेय संख्या को पढ़ पाएंगे, पूर्ण संख्याओं को पढ़ पाएंगे। तो ये सब है, तो जो है पिछले उससे रिलेट होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, और तालमेल भी बैठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ और ही बता दिया और यहाँ आप उसको जो है क्रॉस कर रहे हो उस चीज को, तो ये नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों और संकाय की सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, मतलब उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था हो, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण, सेवा की स्थिति, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षक भर्ती में पहले क्या होता था कि अब की कंडीशन बता दें, अब तो बहुत कम हो गए, अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए क्योंकि सब चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं। तो अब जो है बिल्कुल धर्म के आधार पे, मतलब धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं हम, ये अपनाया गया कि किसी को भी एवज ना देना, भले वो किसी नेता का रिश्तेदार हो चाहे किसी वो बड़े अधिकारी का हो, सबको एक जो है समान रूप से देखना और वो अपनी एबिलिटी के अनुसार उस जॉब को पाएं, अपनी योग्यता के अनुसार जॉब को पाएं, ठीक है, अपनी मेहनत से जॉब को पाएं, इस चीज पे बल देना। उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था हो, ऐसा नहीं कि कोई धांधली चल रही हो, निरंतर व्यावसायिक विकास हो, ठीक है, शिक्षक भी जो है उनकी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग होती रहे। अब शैक्षणिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इस चीज का मतलब यही है कि जो आपकी शैक्षिक प्रणाली है ना, इसमें पारदर्शिता भी हो कि बच्चों को भी पता रहे कि वो सीख क्या रहे हैं, उनको करिकुलम पता रहे उस चीज का, ठीक है, कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट उन पे पड़ने वाला है, उनके परिवार वालों को, उनके अभिभावकों को भी ये चीजें पता रहे, ठीक है। संसाधन कुशलता का मतलब हर संसाधन जो कि उत्तम शिक्षण के लिए या उत्तम अधिगम के लिए प्रभावी हो सके, हर चीज को उनको जो है अपने शिक्षण में शामिल करना, शिक्षकों को, और उन संसाधन की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा कहें हम या स्कूल द्वारा कराई जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए ना उत्कृष्ट शिक्षा स्तर का शोध होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो शोध हर चीज में हो रहा है, चिकित्सा में हो रहा है, वैज्ञानिक बड़ी बड़ी चीजों में हो रहा है, हमारे कहना चाहिए दूसरे प्लेनेट में रहने के लिए हो रहा है, लेकिन हमारा शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कोई जो है शोध नहीं हो रहा है, उत्कृष्ट स्तर के शोध नहीं हो रहे हैं। तो इस पर भी बल देना है ना, इस पर भी खोज की जाए कि कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं, कैसे हम अप्रोच को और अच्छी बना सकते हैं कि बच्चों के लिए जो है आगे चल के एक अच्छी चीज जो है बने, कि बच्चे कुछ सीखें वहां पे और आगे चल के उनके काम पड़े वो चीजें। अब शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा भी करना। अब शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर, ठीक है, निरंतर हो वो अनुसंधान, मतलब प्रायोगिक तरीके से करें आप, नियमित और मूल्यांकन के आधार पर, नियमित मूल्यांकन हो, जो कि मैंने सतत मूल्यांकन आपको बता दिया वैसे ही है, प्रगति की सतत समीक्षा हो। मान के चलिए कोई बच्चा, उसका जो है 5 दिन पहले जो मूल्यांकन किया गया वो यदि अब प्रेजेंट की बात करें और 5 दिन पहले की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो तभी तो मूल्यांकन को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे वो भाषा में गलती कर रहा है, बोलने में गलती कर रहा है, या वो शुद्ध लिखने में गलती कर रहा है, तो हर चीज पे बल दिया जाए और उनमें इंप्रूवमेंट किया जाए। ओके, इस चीज पर बल दिया जाता है। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। अब भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने का मतलब कि जो हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी जो राष्ट्रीय मान्यता है कहें हम, या हमारा जो संविधान है, उस पर अपने आप को गौरवान्वित करना, ठीक है, कि हमें गर्व हो सके कि हम भारतीय हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ पढ़ते टाइम नहीं, हर जगह इस चीज का हो, जब वो विदेश में रहें, जब वो विदेश जाएं, तो इस चीज पर भी बल देना। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना मतलब भारतीय जो संस्कृति है हमारी, उसको नहीं भूलना, हमें उसके साथ साथ भी इंप्रूवमेंट करना। अब ऐसा ना हो कि हम पूरे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें और हमारी संस्कृति को ही भूल जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए।